तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जिसके बारे में, जो हमारा कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आरबीआई कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो आरबीआई क्या है, एक वैधानिक या सांविधिक संस्था है। क्या है, एक वैधानिक या सांविधिक संस्था है। अब आप सोचते होंगे कि वैधानिक शब्द का मतलब क्या होता है, सांविधिक का मतलब क्या होता है। अर्थात संविधान के अंदर इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। संविधान के अंदर इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, बल्कि ये एक नियम से बनाई गई है। क्या है, एक अध्यादेश या नियम के द्वारा बनाई गई है, इसलिए वैधानिक संस्था है। बात करें रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक जब इसकी शुरुआत की गई थी तब से ये सेंट्रल बैंक रहा है। अर्थात पूरे देश का एक ही बैंक रहा है, वो कौन सा, भारतीय रिजर्व। कुछ समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बर्मा और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की तरह भूमिका निभाई थी। अर्थात उनके लिए भी इसने थोड़े से समय के लिए कार्य किया था। किस किस के लिए, बर्मा और पाकिस्तान के लिए। तो बर्मा और पाकिस्तान का आप नाम याद रखेंगे। बर्मा और पाकिस्तान के लिए आरबीआई ने केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अर्थात उसको 51% से ज़्यादा शेयर भारत सरकार ने खरीद लिए। रिजर्व बैंक अपनी सारी शक्तियां कहाँ से प्राप्त करता है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम से प्राप्त करता है। आरबीआई अपनी सारी शक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम से प्राप्त करता है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या, एक स्वायत्त संस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या, एक स्वायत्त संस्था है। अतः भारत सरकार इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्त संस्था अर्थात अपने कार्य खुद करती है, इसलिए भारत सरकार उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन जनहित में अर्थात जनता को जरूरत पड़ जाए तो सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को आदेश या निर्देश दे सकती है कि यदि जनहित में हो तो सरकार क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 7 का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम की धारा 7 का प्रयोग करके सरकार रिजर्व बैंक को कोई भी निर्देश दे सकती है। तो हम इसकी स्वायत्तता के बारे में देख चुके हैं। रिजर्व बैंक क्या है, स्वायत्त संस्था है अर्थात अपने निर्णय खुद लेती है। फिर बात करते हैं स्थापना की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के माध्यम से की गई थी। तो इसकी स्थापना के लिए क्या है, एक अधिनियम बनाया गया, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। तो इसके माध्यम से क्या है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अब ये क्यों की गई है, क्योंकि इसकी स्थापना की सिफारिश की थी किसने, यंग हिल्टन समिति ने। किसने, यंग हिल्टन समिति के द्वारा एक सिफारिश की गई थी, जिसके आधार पर यह अधिनियम आया। कौन सा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, जिसके आधार पे 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कमीशन का नाम था यंग हिल्टन कमीशन। और ये यंग हिल्टन कमीशन कब आया था, 1926 में। यंग हिल्टन कमीशन कब आया था, 1926 में आया था। फिर बात करते हैं आरबीआई के मुख्यालय की। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई के मुख्यालय की बात करते हैं। आरबीआई का मुख्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पे, कोलकाता में स्थापित किया गया था शुरू में। लेकिन 1937 में, कब, 1937 में आरबीआई का मुख्यालय स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ बना दिया गया, मुंबई में, परमानेंट। और वर्तमान में भी हमारे आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे बात करें इसके, अब बात करते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर की या फिर अध्यक्ष की। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष गवर्नर की बात करें तो वो कौन है, शक्तिकांत दास। यानी भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और ये हमारे 25वां गवर्नर या 25वां अध्यक्ष मान सकते हैं इसे, जैसे श्री शक्तिकांत दास को। जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख अध्यक्ष है उसी को गवर्नर कहते हैं। अर्थात गवर्नर कौन होता है, रिजर्व बैंक के हेड होता है या फिर अध्यक्ष होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं। और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, भारत सरकार के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। मतलब रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत सरकार के द्वारा
की जाती है। और भारत सरकार के द्वारा जो गवर्नर की नियुक्ति होती है तो उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। एक गवर्नर कितने साल तक रहता है? 3 वर्ष तक रहता है। अब बात करेंगे रिजर्व बैंक के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो रिजर्व बैंक के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट 7 कार्य देखें। तो पहला आता है मुद्रा का निर्गमन, अर्थात मुद्रा जारी करना। अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा बाजार का नियमन करता है। किसका नियमन करता है? किसको रेगुलेट करता है? मुद्रा बाजार को, अर्थात मुद्रा का निर्गमन करता है। दूसरा, बैंकों की विनियामक संस्था के रूप में कार्य करता है, अर्थात रेगुलेटरी बॉडी की तरह कार्य करता है। किसके? बैंकों की। तीसरा, सरकार का बैंकर, तो सरकार के बैंकर की तरह कार्य करता है। चौथा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, विदेशी मुद्रा भंडार है इसका प्रबंधन या मैनेजमेंट करता है। विनिमय दर का प्रबंधन। फिर आता है क्लियर हाउस की सुविधाएं, समाशोधन गृह उपलब्ध करवाता है। और सातवां आता तरलता पर नियंत्रण, अर्थात बात करें तो कंट्रोलिंग ऑफ लिक्विडिटी। ये 7 कार्य हैं इंपॉर्टेंट, तो इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो मैं हमने पहला कार्य देखा था मुद्रा का निर्गमन। तो ये याद रखना, 2 रुपये या 2 रुपये से ऊपर के सारे नोट, 2 रुपये या 2 रुपये से ऊपर के सारे नोट, से 2 का, 5 का, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 और 2000, ऐसे कोई सा भी नोट हो, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। तो इसके नीचे के, तो 1 रुपये का नोट हो या 1 रुपये का सिक्का या कोई सा भी सिक्का हो, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन जारी करता है इसे? भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है। बात करें साइन की, तो 1 रुपये के नोट और सिक्के को बाजार में चलाने का कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो आप ये याद रखना कि चलाने का काम तो रिजर्व बैंक करता है, लेकिन जारी कौन करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। या भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो 1 रुपये का नोट या 1 रुपये बाकी कोई सा सिक्का हो, तो ये सब भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। साथ ही साथ उनको बाजार में कौन चलाएगा, तो वो सारी चीज़ें रिजर्व बैंक के द्वारा चलाई जाती है। फिर आगे बात करें, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव या वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव जो वित्त मंत्रालय में बैठते हैं उसके साइन होते हैं किस पे? 1 रुपये के नोट पे। जबकि बाकी सारे नोटों पर क्या? रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो नोट की बात कर ली, नोट सिक्के सब हो गए। अब बात करते हैं नोट छापने की कौन कौन सी जगह है हमारे देश के अंदर। तो भारत में नोटों को छापने की 4 जगह है। कितनी? 4 जगह। पहला नासिक, दूसरा मैसूर कर्नाटक, पहला नासिक महाराष्ट्र में, दूसरा मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, तीसरा सालबोनी पश्चिम बंगाल में, चौथा देवास मध्य प्रदेश में। तो इस तरह हमने देखा भारत में नोट को छापने के कार्य कहाँ किया जाता है? 4 स्थानों पे किया जाता है। नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में, सालबोनी पश्चिम बंगाल और देवास मध्य प्रदेश। तो इन 4 जगह पे क्या हमारे नोट छापने का काम किया जाता है। तो उसी तरह 4 जगह पे सिक्के ढालने का काम भी किया जाता है। तो हमारे सिक्के कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं? एक तो कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। तो 4 कौन कौन सी जगह? कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। 4 जगह पर सिक्के ढालने का काम किया जाता है। अब मुद्रा जारी करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं अपनाई जाती है। अर्थात मुद्रा जारी करने से पहले क्या कुछ नियम कानून होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। तो मुद्रा जारी करने से पहले क्या कौन कौन सी व्यवस्था अपनाई जाती है? तो व्यवस्थाओं को नाम पे 3 व्यवस्थाएं। एक तो गोल्ड रिजर्व रेशो सिस्टम, अर्थात स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था। दूसरा, आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था, जिसे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कहते हैं। तीसरी आती है न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था, मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो हम देख सकते हैं मुद्रा जारी करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जाती है। कौन कौन सी? स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था, दूसरा हमारा आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था और तीसरी हमारी न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था। तो इसे किसे क्या कहते हैं? ये हम बात करें जब रिजर्व बैंक पैसा जारी करता है, कोई से भी नोट जारी करता है, तो उसके पीछे क्या व्यवस्था होती है? पहली व्यवस्था होती है स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था। कौन सी है? स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था की बात करें तो स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक को जितनी मुद्रा छापनी होती है उतने रुपए का सोना रिजर्व में रखना पड़ता है। यदि रिजर्व बैंक के द्वारा 100 करोड़ रुपए के नोट छापने, तो रिजर्व बैंक को 100 करोड़ रुपए का सोना पहले अपने रिजर्व में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वह नोट छाप सकता है। फिर आती है हमारी आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था। कौन सी? आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था। आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक को जितनी मुद्रा छापनी पड़ती होती है उसका 40% सोना रिजर्व में रखना होता है।
तो पहला स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था में तो पूरा पूरा उतना का उतना पैसा रखना पड़ता है जितने पैसे छापने। दूसरी व्यवस्था में आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था है, तो इसमें जितनी मुद्रा छापनी उसका 40% पैसे का सोना क्या है रिजर्व में रखना पड़ता है। तीसरा आता है न्यूनतम आरक्षित अनुपात अर्थात मिनिमम रिजर्व रेशियो। तो भारत सरकार के द्वारा यही अपनाया जाता है। तो न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था को 1956 में अपनाया गया था। इसके अंदर से अपनाया गया था 1956 में अपनाया गया था, जिसके तहत क्या भारतीय रिजर्व बैंक को न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना होता है। भारत सरकार को कितना न्यूनतम 200 करोड़ का रिजर्व रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का तो सोना और 85 करोड़ रुपए की अन्य संपत्तियां रखनी पड़ती है। और अन्य संपत्ति परिसंपत्ति में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे कोई हमारे फॉरेन करेंसी है, बॉन्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको शामिल किया जाता है फॉरेन अन्य परिसंपत्तियों में। अब ये क्या, यह मुद्रा क्या वैध होती है, यह मुद्रा वैध मुद्रा होती है। ये समझते हैं आप, जो नोट्स हम छाप रहे हैं ये मुद्रा कैसी होती है, वैध मुद्रा होती है, जिसका अर्थ है कि भारत में कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता था। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये पैसे मैं नहीं लूँगा। तो इस तरह हमने पैसे देख लिए, पैसे कहाँ छपते हैं ये देख लिए, नोट कहाँ ढलते हैं वहाँ देख लिए, नोटों को जारी करने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपनाई जाती है ये देख लिया। अब लेटेस्ट में बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। जो हमारे मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी चलती है, आपने सुना होगा डोजी कॉइन आता है, ये बिटकॉइन आते हैं, ये क्या है। बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक डिजिटल मुद्रा होती है। क्या होती है, डिजिटल मुद्रा होती है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किस में किया जाता है, लेन देन और निवेश के लिए किया जाता है। इसके पता भी नहीं चलता किसने निवेश किया, कितना निवेश किया। तो क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किस में किया जाता है, लेन देन और निवेश के लिए करते हैं। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी केंद्रीय बैंक के द्वारा नियमित या संचालित नहीं किया जाता है। अर्थात कोई भी किसी भी देश का कोई केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक है, अन्य देशों के भी केंद्रीय बैंक है, जैसे अमेरिका का फेडरल बैंक है, तो क्रिप्टो करेंसी को कोई भी बैंक क्या है वो नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता है। तो उसकी बात हम देख सकते हैं। फिर आगे बात करें क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो एक क्रिप्टो करेंसी आती है हमारी बिटकॉइन। कौन सी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक रूप है। बिटकॉइन भेजने और प्राप्त करने के लिए बिटकॉइन पता का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिस एड्रेस की बात कर रहे हैं वो हमारे बिटकॉइन को भेजने और स्वीकार करने दोनों के लिए बिटकॉइन एड्रेस होता है, उस पर भेज दिया जाता है, फिर प्राप्त कर लिया जाता है। बिटकॉइन भेजने और प्राप्त करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। अर्थात जो भेज रहा है उसका भी किसी को नहीं पता और जिसको मिल रहा है उसका भी किसी को नहीं पता होता। बस इनकी क्या होते हैं, केवल एक एड्रेस होते हैं। और आपको बता दें, अगर एड्रेस में एक छोटी सी भी गलती हो जाती है, जैसे मान लो किसी का एड्रेस है XYZ2359Q, तो इस तरह का कोई एड्रेस है किसी का, और यहाँ 9 की जगह 8 लिख दिया है, ठीक है, तो बैंकों में तो क्या होता है कि पैसा अटक जाता है और वापस आ जाता है। लेकिन इसमें यदि एक अक्षर की भी गलती चली हो गई तो ये पैसा क्या 8 वाले में चला जाएगा। और आप शिकायत करोगे कि मैंने इसमें भेजना चाहता था लेकिन इसमें चला गया, तो आपको कोई शिकायत की सुनवाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें व्यक्ति नहीं होते, केवल एड्रेस होते हैं। जिस एड्रेस पे आपने भेजा तो आपने सही टाइप कर दिया तो सही चला गया, गलत टाइप कर दिया तो वह गलत ही चला जाएगा। अब बिटकॉइन के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसका प्रयोग करते हैं बिटकॉइन के लिए, किसके करते हैं, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अब रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा की बात करें, हमारी डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक की, उसकी बात करें तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्वयं की डिजिटल मुद्रा जारी करने का विचार कर रही है। क्या भारत सरकार क्या सोच रही है कि हम भी कोई एक हमारी खुद की डिजिटल मुद्रा जारी करें। तो हमने मुद्रा के आधार पर हमने पहला कार्य देख लिया है। दूसरा कार्य देखें, बैंकों की विनियामक संस्था के रूप में रिजर्व बैंक कैसे काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों का नियमन किया जाता है। क्या करते हैं, बैंकों का नियमन या रेगुलेशन करते हैं। कौन, रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के लिए विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश जारी करता है। जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में कितना लोन देना, बहुत सारे दिशा निर्देश होते हैं जो हमारे रिजर्व बैंक के द्वारा दूसरे बैंकों को जारी किए जाते हैं।
फिर आरबीआई के द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों को मानना अनिवार्य होता है। क्योंकि जितने भी बैंक होते हैं इनको जो हमारे आरबीआई जो आदेश या निर्देश देंगे बैंकों को उनको मानना अनिवार्य है। और यदि कोई भी बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों को नहीं मानता तो बैंक क्या करता, बैंक को आरबीआई के द्वारा दंडित भी किया जा सकता है अर्थात उसे दंड दिया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का लाइसेंस भी रद्द कर सकता है अगर वह उसकी बात नहीं मानता है तो। नियमन के लिए बैंकिंग अधिनियम 1949 का प्रयोग करते हैं। अर्थात हमारे जो दूसरे बैंक होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमारे बैंकिंग अधिनियम 1949 का। और बात करें भारत में बैंकिंग क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी किसके पास, हमारे रिजर्व बैंक के पास। तो इस तरह हमने देखा बैंकों की विनियामक संस्था के रूप में कौन काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब बहुत सारे कार्य जो अभी हमने पढ़े। अब बात करते हैं सरकार के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक कैसे कार्य करता है। तो हम देखें सरकार का बैंकर या बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के आंतरिक ऋणों का प्रबंधन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। जितने भी आंतरिक ऋण होते हैं अर्थात सरकार को कोई अंदर से लोन लेना है तो सरकार किसी के घर घर जाकर तो लोन ले नहीं सकती, तो सरकार क्या आंतरिक ऋणों का प्रबंधन कौन करता है, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। यद्यपि बाहरी ऋणों का प्रबंधन सरकार खुद करती है। अर्थात बाह्य का मतलब होता है विदेशों में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। तो इस प्रकार जब बाह्य ऋणों का प्रबंधन होता है तो सरकार खुद करती है, लेकिन जो हमारे आंतरिक ऋण होते हैं आंतरिक ऋणों का प्रबंधन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऋण के लेन देन हेतु क्या सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। तो खरीद कर और बेचकर क्या कर सकते हैं, ऋण का लेन देन कर सकते हैं। भारत में क्या सार्वजनिक लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी, सार्वजनिक लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी मतलब पीडीएमए, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी, इसका निर्माण किया जाएगा जो सरकार के आंतरिक और बाहरी दोनों ऋणों का प्रबंधन करेगी। तो एक ऐसी एजेंसी बनाएंगे, कौन सी, पीडीएमए, जो क्या करेगी सरकार के आंतरिक हो या बाह्य सभी प्रकार के ऋणों का प्रबंधन करेगी। तो हम इसके आगे बात करें। पीडीएमए का पूरा नाम क्या होता है, सार्वजनिक लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी। चौथा आता हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व बैंक के अधीन काम करता है। क्या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या करता है, भारत के जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन ही कार्य करता है। तो इस तरह हमने ये चीज़ देख ली। फिर आता है विदेशी मुद्रा भंडार के 4 तत्व होते हैं। अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार में आप किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हो, तो उसमें कितनी चीज़ें आती है, 4 चीज़ों को शामिल कर सकते हो। जैसे पहला आता है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, अर्थात जो हमारे कैश परिसंपत्तियाँ होती है उनकी बात कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति की बात करें कितनी है वो। फिर हमारा आता है गोल्ड रिजर्व, अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार में हम गोल्ड रिजर्व को शामिल करते हैं। फिर एसडीआर मतलब जो हमारा आईएमएफ होता है, आईएमएफ के अंदर जो हमारा कोटा होता है विशेष आहरण अधिकार मतलब एसडीआर, इसको शामिल करते हैं। और फिर हमारे रिजर्व ट्रेंच को शामिल करते हैं। तो आप याद रखना विदेशी मुद्रा भंडार में किन किन चीज़ों को शामिल करता है, अर्थात कैश मतलब विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण भंडार मतलब गोल्ड, विशेष आहरण अधिकार मतलब जो आईएमएफ के अंदर हमारे देश है उनका एक निश्चित कोटा है एसडीआर का वो, और रिजर्व कोष मतलब रिजर्व ट्रेंच। अब खास बात करें तो वर्तमान में 13 सितंबर 2024 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितने पैसे हैं, 689.24 अमेरिकी डॉलर। तो अभी कितना चल रहा है, अभी 679 का मतलब होता है 700, लगभग 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या है हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार। पांचवा कार्य आता है रिजर्व बैंक का विनिमय दर का प्रबंधन करना। क्या आता है विनिमय दर का प्रबंधन करना, तो वह दर जिस पर घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। वो दर जिसमें घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा घरेलू मुद्रा में परिवर्तित होती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, विनिमय दर या एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं, विनिमय दर या फिर एक्सचेंज रेट कहते हैं। और विनिमय दर प्रबंधित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि विनिमय दर में बड़े उतार चढ़ाव न हो। तो इसको प्रबंधन करना क्यों जरूरी है, इनको प्रबंधन करना क्यों जरूरी है विनिमय दरों को, ताकि बाजार के अंदर
क्या विनिमय दरों में बड़े बड़े उतार चढ़ाव न हो। विनिमय दर प्रबंधित करने के लिए रिजर्व बैंक बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है। तो ये तो हमने पहले वाले लेक्चरों में भी देखा था कि यदि बाजार के अंदर विदेशी मुद्रा की कमी आती है तो रिजर्व बैंक क्या अपने भंडार में से निकाल के विदेशी मुद्रा का बाजार में निर्गमन करेगी, और बाजार में यदि अधिकता है तो रिजर्व बैंक क्या करता है, विदेशी मुद्रा भंडार को खरीद के अपने पास रख लेता है। फिर आता है क्लियरिंग हाउस की सुविधा। पहले क्या है, क्लियरिंग हाउस बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी। कैसे कि जैसे हमारे पास एक ये बैंक है जिसको कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, SBI है। फिर कौन सा है, हमारे जैसे PNB है। और तीसरा बैंक जैसे मान लो कोई देना बैंक है। तो इस तरह जितने भी बैंक होते थे तो रिजर्व बैंक क्या कहता था कि जैसे इसके ग्राहक के पास चेक आया PNB का, देना बैंक के पास आया चेक जैसे SBI का, तो आप इसे समझ सकते हैं किसी भी बैंक के ग्राहक के पास किसी भी बैंक का चेक आ सकता है। तो रिजर्व बैंक क्या करता था, उन सबके चेकों को क्लियर कराने के लिए एक समाशोधन गृह की स्थापना करवाता था। किसकी, समाशोधन गृह। ये क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी देता कौन, हमारे रिजर्व बैंक। तो वो समाशोधन गृह क्या करता था, मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, जिससे अंदर SBI वाला चेक SBI को दे दिया जाता था, PNB वाला PNB को, देना वाला देने को बैंक को। तो इस तरह जो भी जिस एरिया का बैंक होता था उसके अंदर वह चेक दे दिया जाता था। तो आप इसे देख सकते हैं कि हमारे क्लियरिंग हाउस की सुविधा की बात करें तो समाशोधन गृह कहेंगे। बैंकों के बीच में लेन देन को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाई जाती थी, जैसे चेक क्लियरिंग, डिजिटल भुगतान, ये सब क्या है, क्लियरिंग हाउस के अंदर किया जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या चेक ट्रंकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तैयार की जाती है और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को क्या है, संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम के तहत चेक की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तैयार की जाती है और संबंधित बैंक को भेज देते हैं। इसके लिए फिजिकली कहीं जाने की या फिर समाशोधन गृह की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अगला आता है रिजर्व बैंक का कार्य। कौन सा, रिजर्व बैंक का कार्य है तो तरलता पर नियंत्रण। अगला रिजर्व बैंक का क्या कार्य, तरलता पर नियंत्रण। तो तरलता को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, मौद्रिक नीति का प्रयोग करते हैं। तो आप देखते हैं नीतियां दो प्रकार की होती है, एक राजकोषीय नीति और एक होती है मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति हमारी सरकार के द्वारा बनाई जाती है, तो हमारी मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, हमारे रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। यदि बाजार में तरलता अधिक है, अर्थात लोगों के पास खूब पैसा है, इसका मतलब महंगाई भी जाता है। तो आप समझ सकते हैं यदि मार्केट में खूब सारा पैसा है, लोगों के पास खूब सारा पैसा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो आगे बात करें, आगे बात है यदि बाजार में तरलता कम है, अर्थात लोगों के पास पैसा ही नहीं है कुछ भी खरीदने का, इसका मतलब महंगाई बहुत कम है। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति की। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है। अब मौद्रिक नीति को कंट्रोल की बात करें तो दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इनके दो तरह के उपाय होते हैं। एक उपाय कौन सा है, एक तो हमारे मात्रात्मक उपाय, दूसरा हमारा कौन सा है, गुणात्मक उपाय। एक तो हमारे क्या है, मात्रात्मक उपाय, और एक क्या हमारे गुणात्मक उपाय, जिसके जरिए क्या रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है। पहला आता है नगद आरक्षित अनुपात, जिसे कहते हैं CRR। पहला अनुपात हमारा नकद आरक्षित अनुपात, जिसे CRR कहते हैं। दूसरा माता सांविधिक तरलता अनुपात, जिसे SLR कहते हैं। तीसरा बैंक दर, चौथा रेपो दर, पांचवा रिवर्स रेपो दर, छठा SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, सातवां आता है सीमांत स्थायी सुविधा, आठवां आता खुला बाजार परिचालन, नवा आता है दीर्घकालिक रेपो परिचालन LTOR। ये तो हमारे आते हैं मात्रात्मक उपाय। अब बात करेंगे गुणात्मक उपाय की। इसके अंदर मार्जिन आवश्यकता, उपभोक्ता साख नियमन, क्रेडिट का राशनिंग, नैतिक दबाव, सीधी कार्रवाई। तो इस तरह परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाने वाले जो मौद्रिक नीति के उपकरण हैं उसके अंतर्गत मात्रात्मक उपायों में किसको शामिल करते हैं, किसको शामिल नहीं करते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता हमारा मात्रात्मक उपाय। क्या आता है, मात्रात्मक उपायों की बात करें तो पहला क्या आता है हमारे नगद आरक्षित अनुपात, जिसे CRR भी कहते हैं। CRR अर्थात नगद आरक्षित अनुपात क्या है, एक निश्चित प्रतिशत होता है।
तो इसमें क्या होता है कि बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नकद में रखना पड़ता है। अर्थात ये तो समझते होंगे, जैसे एक बैंक है, बैंकों के पास क्या 1,000 करोड़ है, उसके अंदर जनता ने भी पैसे जमा कराए हैं, खुद के पास भी पैसा होगा, लाभ, ये सब कुछ है। तो इसका कम से कम जैसे को 15% के आसपास क्या है, जो हमारे CRR या फिर नकद आरक्षित अनुपात होता है, तो इतना पैसा क्या है, या फिर एक निश्चित राशि या निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास क्या नगद के रूप में रखना पड़ता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशो। तो रिजर्व बैंक में क्या कैसे रखा जाता है, कैश के रूप में रखा जाता है। रिजर्व बैंक में कैसे रखा जाता है, कैश के रूप में रखा जाता है। फिर बात करें हमें नगद आरक्षित अनुपात की, तो नगद आरक्षित अनुपात क्या है, नगद आरक्षित अनुपात पर रिजर्व बैंक के द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता। नगद आरक्षित अनुपात पे क्या रिजर्व बैंक के द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। पैसे तो रख लेगा रिजर्व बैंक, लेकिन ब्याज बिल्कुल भी नहीं देगा। नगद आरक्षित अनुपात क्या आपातकाल के लिए होता है, अर्थात यदि कोई बैंक डूब जाता है, अर्थात उसको बहुत भयंकर घाटा होता है, या पैसे लेके कोई भाग जाता है, तो बैंक डूबने की कगार पे आते हैं, तो ये नगद आरक्षित अनुपात से जो हमारे ग्राहक होते हैं उनके पैसे चुकाए जाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति, जब आपातकाल की स्थिति आती है बैंकों के लिए, तो उस समय हमारे नगद आरक्षित अनुपात बहुत काम आता है। दूसरा हमारे कौन सा, सावधिक तरलता अनुपात, जिसे SLR कहते हैं। इसे SLR कहते हैं, मतलब स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, मतलब सावधिक तरलता अनुपात की बात करें तो बैंकों को क्या अपनी जमाओं का, बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास तरल संपत्तियों में रखना पड़ता है। अर्थात जो तरल संपत्तियों का मतलब होता है जैसे नकद में, सोने में, सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में निश्चित प्रतिशत क्या रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है बैंकों को। और सांविधिक तरलता अनुपात को सरकारी प्रतिभूति में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इसके अंदर सबसे ज़्यादा रखा जाता है। तरलता को कम करने के लिए नगद आरक्षित अनुपात तथा जो SLR है उसको बढ़ाया जा सकता है। बात यह है, मौद्रिक नीति की बात करें, मार्केट में मौद्रिक नीति का मतलब है मार्केट में खूब सारा पैसा है, तो सरकार नहीं चाहती वो इतना पैसा रहे। क्यों, क्योंकि यदि पैसा रहेगा तो महंगाई बढ़ेगी। और पैसा कम करने के लिए क्या है, मौद्रिक नीति के दो बड़े उपकरण है, एक तो CRR है और एक SLR। CRR मतलब नगद आरक्षित अनुपात और दूसरा SLR मतलब सावधिक तरलता अनुपात। तो इन दोनों की रेटों को बढ़ा देगी रिजर्व बैंक। इससे क्या है, रिजर्व बैंक के पास काफी ज्यादा पैसा आएगा, बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा रह जाता है, और जब बैंक लोन कम देगी तो मार्केट में कम पैसा आएगा। दूसरी बात, तरलता को बढ़ाने के लिए क्या है, नगद आरक्षित अनुपात और सावधिक तरलता अनुपात, इन दोनों को कम कर दिया जाता है। अर्थात इन दोनों को कम कर देंगे, इससे क्या होगा, जो हमारी मौद्रिक नीति है उसको सॉफ्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब मार्केट में पैसा नहीं है तो अब पैसा आ जाएगा। हम इसको देख सकते हैं। तो आगे बात करें, अगली आती है हमारी मौद्रिक नीति का उपकरण, मात्रात्मक उपकरण में आता है हमारा बैंक दर। क्या आता है, बैंक दर। बैंक दर की बात करें तो बैंक दर को अंग्रेजी में बैंक रेट भी कहते हैं। वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। रेपो दर तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए या कम समय के लिए, जबकि बैंक दर क्या होती है, दीर्घकालिक ऋण दिए जाते हैं, तो उसे बैंक दर कहेंगे। बैंक दर को दंडात्मक दर भी कहते हैं। बैंक दर को क्या दंडात्मक दर कहते हैं, अर्थात ये कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा दर होती है, क्योंकि दंडात्मक दर का प्रयोग दंड लगाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में बैंक दर किसके बराबर होता है, MSF के बराबर होती है। बैंक दर किसके बराबर होती है, MSF के बराबर। आगे आएगा ये कॉन्सेप्ट, MSF क्या होता है। MSF के बराबर का मतलब है, MSF मतलब सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बराबर होती है बैंक दर। फिर बात करें रेपो दर किसे कहते हैं। ये दर क्या आपको पता होनी चाहिए कितने % चल रही है, अर्थात जब आप परीक्षा दें तो 10 से 12 दिन पहले क्या है, इनका पता कर ले कि इस समय कौन सी रेट चल रही है, और आप उसको अपडेट करके रखें। बात करें रेपो दर की, तो रेपो दर को पूरा नाम रेपो रेट, हिंदी में रेपो दर कहेंगे। वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण दिए जाते हैं, अर्थात शॉर्ट टर्म के जो इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है, उससे क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। लंबे समय के लिए नहीं दिया जाता, कम समय के लिए ही दिया जाता है। तो इसके बाद बात करेंगे इसी के बारे में। तो ये क्या है, जो हमारा रेपो दर है
इसके लिए सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखनी होती है। इसके लिए क्या सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखनी पड़ती है, लेकिन सावधिक तरलता अनुपात वाली सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग रेपो दर में नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो केवल किसके लिए होती है? आपातकाल के लिए होती है। तो आप ये रेपो दर भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, मैं आपको थोड़ी सी फिक्स स्टोरी समझाता हूँ। जैसे कोई बैंक है, बैंक खोलने के लिए हमें 500 करोड़ की आवश्यकता होती है। कितने की? 500 करोड़ की आवश्यकता होती है। बैंक के मालिक के पास 100 करोड़ रुपए, क्या 100 करोड़ रुपए, और जनता ने उसको 400 करोड़ रुपए, तो 500 करोड़ हो गए। 500 करोड़ होते हुए उसने बैंक खोल लिया। अब सरकार क्या करती है कि जिसमें 15% तो कहती है CRR, क्या CRR, और 25% क्या है? हमारे SLR, ठीक है, SLR। तो सरकार कहेगी ये दोनों तो आप हमारे रिजर्व बैंक के अंदर जमा कराओ। CRR तो उसको बैंक, रिजर्व बैंक के अंदर कैश में जमा कराना होगा। CRR तो क्या? कैश में जमा कराना होगा। और SLR क्या है? जैसे सरकार की प्रतिभूतियां होती है, सरकार के जो बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं, तो इनके अंदर SLR के रूप में वो पैसा खर्च करके उनको खरीदना होगा, और वो खरीद के रिजर्व बैंक को देना होगा। अब जैसे मान लो बैंक चल रहा है, अब बैंक को चाहिए 10,000 करोड़ रुपए। कितना? 10,000 करोड़ रुपए। तो रिजर्व बैंक पूछेगी क्या करोगे? कि हमारी जनता को लोन चाहिए। क्या है? जनता को लोन चाहिए। कितने दिन का चाहिए? कम से कम 10 साल के लोन तो लगेंगे, अर्थात एक लंबी अवधि हो गई। तो बड़ा पैसा लंबी अवधि के लिए लगेगा, तो रिजर्व बैंक उस पर ब्याज लेता है, जिसको कहते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं? बैंक रेट, मतलब लंबी अवधि के लिए लोन लेगा। अब यदि मान लो 10,000 की जरूरत, 10,000 करोड़ की जरूरत नहीं है, 5 करोड़ की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अचानक कोई ग्राहक आ गया और ग्राहक को 5 करोड़ रुपए तुरंत चाहिए, एक दिन के अंदर अंदर चाहिए, बाद में तो व्यवस्था हो जाएगी। तो बैंक क्या करता है? रिजर्व बैंक से लेता है लोन, तो उसे हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट का मतलब होता है कम समय के लिए जब ब्याज पे लोन लिया जाता है रिजर्व बैंक से। बैंक जब कम समय के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेता है, तो इसे क्या कहते हैं? उस ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर रिजर्व बैंक क्या है? बैंकों से लोन लेता है, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जिस दर पर वो लेता है। तो ये बात कर रहे हैं कि रेपो रेट की, कि जब वह कम समय के लिए, मतलब 1-2 दिन के लिए जब लोन लेता है रिजर्व बैंक से, तो इसके बदले क्या है? उस बैंक को रिजर्व बैंक के अंदर अपनी प्रतिभूतियां रखनी पड़ती है, अर्थात सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और ये खास बात है, सिक्योरिटी के रूप में वह वो चीज़ें नहीं दे सकता। कौन कौन सी? जो उसने सरकार से खरीदी, अर्थात सरकार SLR के अंदर जो परिसंपत्तियां उसने खरीदी है, उन परिसंपत्तियों को गिरवी रख के वह लोन नहीं ले सकता है। उसके लिए उसको और परिसंपत्तियां रखनी पड़ेगी। आगे बात करें तो रेपो दर सबसे महत्वपूर्ण दर होती है, और रेपो दर को नीतिगत दर या बेंचमार्क दर कहते हैं। रेपो दर क्या कहलाती है? बेंचमार्क दर या फिर नीतिगत दर कहलाती है। फिर आती है हमारी रिवर्स रेपो दर। कौन सी दर? रिवर्स रेपो दर की बात करें तो इसको रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो दर ही कहेंगे। वह ब्याज दर जिस पर बैंक के द्वारा RBI को अल्पकालिक ऋण दिए जाते हैं, अर्थात अब बैंक लोन दे रहा है किसको? रिजर्व बैंक को। बैंक लोन दे रहा है किसको? रिजर्व बैंक को। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो दर कहेंगे। अब रिवर्स रेपो दर की बात करें तो रिवर्स रेपो दर के लिए रिजर्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियां बैंक के पास रखनी पड़ती है। रिवर्स रेपो दर के लिए क्या है? रिजर्व बैंक को, RBI को क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों को बैंक के पास रखना पड़ता है। फिर रिवर्स रेपो दर की बात करें तो, और रेपो दर की बात करें तो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, ये व्यवस्था हमारे सन 2000 से शुरू हुई थी। इससे पहले ये व्यवस्था काम नहीं करती थी। अब बात करें रिवर्स रेपो दर की, तो रिवर्स रेपो दर को तरलता समायोजन सुविधा या फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी कहते हैं। क्या? रिवर्स रेपो दर को। फिर आती है हमारी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्या? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो अगली सुविधा हमारी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसको SDF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग डिपॉजिट
फैसिलिटी। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की शुरुआत क्या अप्रैल 2022 से की गई थी। कब? अप्रैल 2022 से की गई थी। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक को अल्पकालिक ऋण दिए जाते हैं। अर्थात क्या, रिजर्व बैंक को यदि थोड़े से टाइम के लिए पैसे चाहिए तो पैसे कौन देगा? तो वो हमारे बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं। और रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां बैंक के पास नहीं रखी जाती इसके लिए। अर्थात जब मान लो कि रिजर्व बैंक एक बड़ा बैंक है, अब वो कहेगा किसी बैंक को कि मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए, वो कहेंगे लाओ क्या, प्रतिभूतियां लाओ जिसके बदले तो लोन देंगे। तो कहते हैं, हंस के कहता होगा रिजर्व बैंक की, तुम भी क्या पागलों जैसी बात करते हो, मैं तुम्हारे पैसे खा के थोड़े भागूंगा, और मेरी कैसी गारंटी, मैं तो खुद ही दुनिया से गारंटी लेता हूँ। तो कहते हैं चल ठीक है, 1-2 दिन की बात है, स्टैंडिंग का मतलब खड़े खड़े ही दे दूंगा। फिर वो रिजर्व बैंक कहता है, अरे तुम्हारे तो जितने पैसे तुमसे मांग रहा हूँ मैं उतने तो खड़े खड़े ही दे दूंगा। तो नाम में क्या, स्टैंडिंग, खड़े खड़े। वो होता है ना कि एक डायलॉग आता है, तो तुम जैसे जितने पैसे मांग रहे हो इतने तो मेरे खड़े खड़े तुम्हारे मैं पास निकल आएंगे। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, जिसके अंतर्गत क्या अप्रैल 2022 से इस सुविधा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक क्या है, बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक क्या है, इसके बदले में किसी प्रकार की कोई प्रतिभूति बैंकों के पास नहीं रखते। आगे हम बात करेंगे सीमांत स्थायी सुविधा, जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। क्या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं किसको? सीमांत स्थायी सुविधा को। तो अंग्रेजी में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे, सीमांत स्थायी सुविधा। तो अब देखते हैं यह क्या होता है। इसकी शुरुआत हमारे 2011 में की गई थी। कब? 2011 में की गई थी। तो जो हमारी सीमांत स्थायी सुविधा है, इसके तहत बैंक रिजर्व बैंक से 1 दिन के लिए ऋण ले सकता है। क्या, कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए लोन ले सकता है। और इस 1 दिन पर, 1 दिन के जो लोन है, इस पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को हम क्या बोलते हैं? सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं। तो अब कौन ले रहा है? बैंक ले रहा है रिजर्व बैंक से। तो इस 1 दिन के लिए ऋण के लिए सांविधिक तरलता अनुपात वाली सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जा सकता है। अब लोन कितने दिन के लिए ले रहे हैं? 1 दिन का लोन ले रहे हैं। 1 दिन के लोन के लिए क्या पैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, तो लेकिन इसके लिए क्या है, गिरवी तो रखना ही पड़ेगा। तो गिरवी क्या है? बैंक अपने जो SLR की जो परिसंपत्तियां हैं, इनको, प्रतिभूतियां हैं, इनको गिरवी रख सकता है। जो सीमांत स्थायी सुविधा है, इसको दंडात्मक दर भी कहते हैं। जो सीमांत स्थायी सुविधा है, इसको क्या बोलते हैं? दंडात्मक दर भी कहते हैं। फिर आगे बात करें, यदि रिजर्व बैंक मतलब RBI मुद्रास्फीति, महंगाई, इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है, कि महंगाई को कम करने का प्रयास कर रहा है, तब वह बैंक दर, रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा, रिवर्स रेपो दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इन सब को बढ़ा देता है। क्या, इन सब को बढ़ा देता है। और इन सब को बढ़ाने से क्या होता है? मार्केट के अंदर पैसा कम हो जाता है। क्या है? मार्केट के अंदर पैसा कम हो जाता है, और पैसा कम होते ही क्या होता है? महंगाई कम हो जाती है। तो ये तरीके हैं। और दूसरी बात, यदि महंगाई को बढ़ाना है, यदि रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति, महंगाई, इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाहता है, अर्थात वो चाहता है मार्केट में महंगाई हो, ज़्यादा हो, तब क्या करेगा? तब वह बैंक दर, रेपो दर, क्या, बैंक दर, रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा, रिवर्स रेपो दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इन सबको कम कर देगा। तो आप इसको देख सकते हैं। फिर आगे आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको OMO कहते हैं, या खुला बाजार परिचालन। क्या है? खुला बाजार परिचालन। अंग्रेजी में तो क्या कहेंगे इसको? ओपन मार्केट ऑपरेशन। और फिर OMO, और हिंदी में क्या कहेंगे? खुला बाजार परिचालन। तो हिंदी में तुम्हारा खुला बाजार परिचालन, अंग्रेजी में कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसके तहत क्या होता है देखते हैं। खुले बाजार परिचालन के तहत रिजर्व बैंक मतलब RBI के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। जितनी भी सरकारी प्रतिभूतियां होती है, उनको खरीदा जाता है और बेचा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। और ये कौन करता है? रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। यदि बाजार में तरलता बढ़ानी है, अर्थात सरकार को लगता है मंदी की स्थिति है, जनता के पास पैसा ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जाएगा। वो कहेंगे जिसके पास भी सरकारी प्रतिभूतियां है, बेचो, ताकि हम खरीदेंगे, और जनता को वो पैसे देते हैं। और यदि वो चाहते हैं तरलता कम हो जाए, बाजार के अंदर क्या तरलता कम हो जाए, तो रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर दिया जाता है।
तो इस तरह से दोनों चीज़ें होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, जो सरकारी प्रतिभूतियां है उनको खरीदा और बेचा जाता है। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा LTRO। क्या आता है LTRO? LTRO का मतलब है हमारे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। क्या आता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की बात करें, हिंदी में कहेंगे दीर्घकालिक रेपो परिचालन। तो हमारा LTRO व्यवस्था का प्रयोग कोरोना काल में हुआ था। अभी जो हमारे 2020-21 के अंदर जो कोरोना काल आया था उस दौरान हमारे LTRO व्यवस्था का प्रयोग हुआ था। इसके तहत रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को दीर्घकालिक ऋण दिए गए थे। रिजर्व बैंक ने क्या किया था, बैंकों को दीर्घकालिक ऋण दिए थे। और बैंक को रिजर्व बैंक के द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋणों पर भी रेपो दर के रूप में ही ब्याज लगाया गया था। LTRO व्यवस्था के तहत अर्थात दीर्घकालिक रेपो परिचालन व्यवस्था के तहत कोरोना काल में कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए गए थे। ठीक है, कितने दिए गए थे? 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए गए थे। तो ये तो बेकार है, 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। रिजर्व बैंक तरलता को यदि बढ़ाना चाहता है तथा विस्तारवादी, तो ये कहते हैं दो तरह की नीतियां होती है। क्या होती है? दो तरह की नीतियां होती है। यदि रिजर्व बैंक चाहता है कि मार्केट के अंदर पैसा है, मतलब रिजर्व बैंक तरलता को बढ़ाना चाहता है, तब वह क्या करता है, उसकी जो नीति होती है वह विस्तारवादी या सस्ती मौद्रिक नीति होती है। क्या होती है? सस्ती मौद्रिक नीति होती है, अर्थात वह अपनी सारी की सारी दरों को कम कर देता है ताकि मार्केट में खूब पैसा रहे। खूब पैसा रहेगा तो कोई भी कितना भी लोन ले ब्याज कम ही लगेगा। इसको सस्ती मौद्रिक नीति या इजी मनी पॉलिसी कहते हैं। अब यदि रिजर्व बैंक चाहता है तरलता कम हो, अर्थात मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा है लेकिन वो पैसा बाहर आना चाहिए, अर्थात बाहर आएगा तो महंगाई कम होगी, तब वह संकुचित अर्थात या फिर महंगी मौद्रिक नीति अपनाता था, टाइट मनी पॉलिसी अपनाता है। तो इस तरह देख सकते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा किस तरह की पॉलिसी अपनाई जाती है। तो इस तरह हमने जो मात्रात्मक उपाय थे ये सारे सारे उपाय देख लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या? गुणात्मक उपाय। और गुणात्मक उपायों में किस किस को पढ़ेंगे? गुणात्मक उपाय में 5 कार्रवाइयाँ देखेंगे। कैसी? पहला मार्जिन आवश्यकता, उपभोक्ता साख नियमन, क्रेडिट का राशनिंग, नैतिक दबाव और सीधी कार्रवाई। ये 5 चीजें पढ़ेंगे किसमें? गुणात्मक उपाय में। हम ये क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। क्या? मौद्रिक नीति अपनाई जाती है ताकि जो हमारी तरलता है मार्केट की उसको कंट्रोल किया जा सके। तो हमने मात्रात्मक उपाय तो देख लिए, अब गुणात्मक उपाय देख रहे हैं। पहली आती है हमारी मार्जिन आवश्यकता। पहला क्या आता है? हमारे मार्जिन आवश्यकता। तो मार्जिन आवश्यकता का अर्थ है कि गिरवी रखी गई परिसंपत्ति के विरुद्ध बैंक के द्वारा कितना ऋण दिया जा सकता है। जो हमारी गिरवी रखी गई परिसंपत्ति है तो उसके विरुद्ध बैंक के द्वारा कितना ऋण दिया जा सकता है। कि उदाहरण के लिए 10 करोड़ रुपए की जमीन गिरवी रखी गई है तो मार्जिन आवश्यकता 10% है, अर्थात बैंक के द्वारा 9 करोड़ रुपए का लोन दिया जा सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं कि RBI क्या कहता है। RBI क्या कहता है कि आप बैंकों को कि आप लोन दो, क्या है? जनता को लोन दो। अब जनता को लोन दो तो उससे पहले क्या करो, उनसे गिरवी भी रखवाओ, गिरवी रख के लोन दो। तो जैसा कि उदाहरण में दिया गया है कि 10 करोड़ रुपए की जमीन आप गिरवी रखो और इसके बदले में क्या 9 करोड़ रुपए का लोन दो। क्योंकि RBI ने क्या कहा कि 10% क्या है, आप क्या रखो, आप मार्जिन बीच में रखो। ठीक है, अब RBI इसको 20% भी कर सकती है, इसको 30% भी कर सकती है। तो ये मार्जिन को बढ़ा के घटा के कितना भी कर सकती है। यदि इसको 20% कर देगी तो बैंक क्या केवल 8 करोड़ रुपए लोन देगा। तो रिजर्व बैंक क्या इस तरह इस क्या है लोनों को या फिर ये कंट्रोल कर सकती है, तरलता को, मार्केट की जो तरलता है इसको कंट्रोल कर सकती है। फिर आता है उपभोक्ता साख नियमन। क्या था? उपभोक्ता साख नियमन। तो उपभोक्ता साख नियमन की बात करें तो RBI के द्वारा उपभोक्ता को दिए जाने वाले ऋण के नियमों को आसान या फिर कठोर बनाया जा सकता है। यदि सरकार चाहे कि मार्केट के अंदर तरलता की कमी होनी चाहिए तो रिजर्व बैंक क्या करेगा कि उसके लिए जो लोन देने के जो नियम है उनको कठोर कर देगा ताकि कम से कम लोन बिके, अर्थात कम से कम लोग लोन ले और कम से कम लोन लेंगे तो जनता के पास पैसा कम आएगा। यदि महंगाई को कम करना है तो उपभोक्ता को दिए जाने वाले ऋणों के नियम है उनको कठोर कर दिया जाता है, जिससे लोन मिलना आसान नहीं रहता। अब यदि मान लो मार्केट के अंदर पैसा ही नहीं है तो महंगाई को बढ़ाना है, तब उपभोक्ता को दिए जाने वाले ऋण के नियमों को आसान बना दिया जाता है या फिर सरल बना देते हैं।
जिससे कि आसानी से लोन मिल जाता है। फिर बात करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आता है क्रेडिट का राशनिंग। क्रेडिट का राशनिंग के माध्यम से ऋण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। क्या करते हैं, राशनिंग तो आप समझते हैं, जैसे राशन कार्ड होता है तो राशन कार्ड के नियम क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्रेडिट वो क्या कहते हैं कैटेगरी होती है, जैसे ये तेल मिलेगा, चीनी मिलेगी, केरोसिन मिलेगा अर्थात मिट्टी का तेल मिलेगा, चावल मिलेगा, बाजरा मिलेगा, और इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है, बीपीएल की कैटेगरी, अंत्योदय की कैटेगरी होती है, बहुत सारी कैटेगरियाँ होती है। तो क्रेडिट का राशनिंग में भी यही होता है कि आप क्रेडिट का मतलब तो लोन का राशनिंग करो, अर्थात जो हमारे सेक्टर वाइज है उस तरह से क्या है लोन बांटो। तो क्रेडिट का राशनिंग के माध्यम से ऋण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। यदि रिजर्व बैंक को महंगाई को बढ़ाना है तो वो उपभोक्ताओं को अधिक ऋण दिया जाता है। यदि रिजर्व बैंक चाहता कि महंगाई बढ़े तब उपभोक्ताओं को अधिक ऋण दिया जाता है, जिससे मांग बढ़ती है। और रिजर्व बैंक चाहता है महंगाई कम हो तब उद्योगों को ज़्यादा ऋण दिया जाता है। तो आप ध्यान रखना इन दो शब्दों को, कौन कौन से, कि यदि रिजर्व बैंक महंगाई को बढ़ाना चाहता है तो उपभोक्ता को ऋण देंगे ताकि जनता के पास पैसा है, और महंगाई कम करना चाहता है तो उद्योगों को ऋण देना शुरू कर देता है, जिससे क्या आपूर्ति बढ़ती है। उद्योगों को ऋण देने से क्या होता है, आपूर्ति बढ़ती है। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखना। याद क्या रखना, याद रखना ही है, यदि पास होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। फिर आता है नैतिक दबाव। क्या आता है फिर, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव के तहत रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। रिजर्व बैंक क्या करता है, बैंकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है तथा ऋण देने के लिए प्रोत्साहित और हतोत्साहित दोनों तरह से कह सकता है। तो ये हमारा नैतिक दबाव होता है। फिर आते हैं हमारे सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। जो बैंक रिजर्व बैंक के नियमों का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध रिजर्व बैंक क्या करता है, सीधी कार्रवाई करता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक के कार्य देखे, रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है और उसको से संबंधित जितने भी टूल्स है, उपाय है, उनको जानने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर थोड़ा बड़ा होता जा रहा है तो इसलिए इसको रोकते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। आगे की बात अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।